और चलिए अब आगे बढ़ते हैं। कोलकाता रेप मर्डर केस पर अभी की बड़ी खबर आपके सामने। रेप मर्डर के विरोध में टीएमसी सांसद ने इस्तीफा दे दिया है। टीएमसी सांसद जवाहर सरकार ने इस्तीफा दे दिया है। सांसद ने ममता बनर्जी को चिट्ठी लिखी और ये इस्तीफा दे दिया। बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। रेप मर्डर के विरोध में टीएमसी सांसद ने इस्तीफा दे दिया है। जवाहर सरकार जिन्होंने इस्तीफा दिया है, यह बताया जा रहा है दरअसल उन्होंने ममता बनर्जी को चिट्ठी लिखी और इस चिट्ठी में अपना रेजिग्नेशन दे दिया है, सौंप दिया है। लगातार कोलकाता रेप मर्डर केस को लेकर जो विरोध प्रदर्शन देखा जा रहा है, सड़कों पर डॉक्टर से लेकर आम लोग तक प्रदर्शन कर रहे हैं और आज इस पूरे मामले को 1 महीना पूरा हुआ है और ऐसे में एक बड़ी खबर यह आ रही है कि टीएमसी के एक सांसद ने इस्तीफा दे दिया है। इसी को लेकर उन्होंने ममता बनर्जी को चिट्ठी लिखी जिसमें उन्होंने अपना इस्तीफा सौंप दिया है। कुल मिलाकर लगातार ममता सरकार की मुश्किलें कहीं ना कहीं बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। आम लोगों का गुस्सा जिस तरीके से सड़कों पर फूटता नजर आ रहा है और आज भी पश्चिम बंगाल में विरोध प्रदर्शन की पूरी तैयारी है। आज आधी रात को रिक्लेम द नाइट विरोध प्रदर्शन होगा। अब ऐसे में इस बीच ममता सरकार के लिए मुश्किलें और बढ़ती हुई टीएमसी के सांसद ने इस्तीफा दे दिया है। कोलकाता रेप मर्डर केस के विरोध में टीएमसी के सांसद जिन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया है, उन्होंने ममता बनर्जी को चिट्ठी लिखी और इस चिट्ठी में उन्होंने अपना इस्तीफा ममता बनर्जी को सौंपा। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं कोलकाता रेप मर्डर केस से जुड़ी, जिसको लेकर एक तरफ सीबीआई की जांच जारी है और दूसरी तरफ विरोध प्रदर्शन सड़क पर लोगों का लगातार देखने को मिल रहा है। लोगों का गुस्सा फूट रहा है। सरकार से लगातार लोग सवाल करते नजर आ रहे हैं, न्याय की मांग कर रहे हैं, इंसाफ की लड़ाई लड़ रहे हैं। अब ऐसे में टीएमसी सांसद का इस्तीफा ममता सरकार की मुश्किलें बढ़ा सकता है। टीएमसी के सांसद जिन्होंने इस पूरे मामले को लेकर इस्तीफा दे दिया है, जवाहर सरकार उनका नाम है और कोलकाता कांड के विरोध में उन्होंने अपना इस्तीफा सौंप दिया है। दरअसल उन्होंने ममता बनर्जी को पत्र लिखा और कहा कि मैंने अपना पद छोड़ने का फैसला लिया है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मेरी सहयोगी मनोज्ञा लोईवाल फोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद है। मनोज्ञा, ममता सरकार की मुश्किलें लगातार बढ़ती दिख रही हैं, लोगों का गुस्सा और दूसरी तरफ अपनी ही सरकार में जो टीएमसी के सांसद हैं उनका ये इस्तीफा, कितना बड़ा चैलेंज है ममता सरकार के सामने? देखिए, बड़ा चैलेंज इसलिए है क्योंकि राज्यसभा सांसद अगर इस्तीफा दे दे ये कहकर कि पार्टी में करप्शन बहुत है जिसकी वजह से हम इस्तीफा दे रहे हैं, और उसके बाद लिखित चिट्ठी में इस्तीफा दे ये कहते हुए कि पार्टी के स्थानीय जो नेता हैं उन्होंने बहुत ज्यादा पैसे बनाए हैं, उनके ऊपर करप्शन और भ्रष्टाचार के चार्जेस बहुत ज्यादा हैं और यही सवाल उठाते हुए इस्तीफा देते हैं। उससे पहले ऐसा नहीं है कि पार्टी को भनक नहीं होगी। और इसमें आर्थिकर मामले का, अस्पताल कांड का उल्लेख भी किया गया है। उसके बाद ये भी कहा गया है कि पार्टी के लीडर, खासतौर से पंचायत और म्यूनिसिपैलिटी लेवल के, उन्होंने उसमें बहुत सारे पिछले कुछ वर्षों में लगातार बहुत ज्यादा इलीगल कमाई की है और इतनी ज्यादा अथाह इनकम है जिसके कारण अब सवाल उठाए जा रहे हैं। और एक राज्यसभा का सांसद, खासतौर से जवाहर सरकार जो कि ब्यूरोक्रेट माने गए हैं, जिनका अपने आप में बहुत ही इलस्ट्रियस करियर रहा है और उसके बाद उन्होंने तृणमूल कांग्रेस ज्वाइन की थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विरोध करते हुए, तृणमूल कांग्रेस में सम्मिलित हुए, शिरकत की, कई सालों से राज्यसभा सांसद रहे, लेकिन अब इस्तीफा दे रहे हैं लिखित चिट्ठी देकर कि भ्रष्टाचार इतना ज्यादा हो चुका है कि मैं इस्तीफा देने को बाध्य हूँ। ठीक है मनोज्ञा, शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए। तो देखिए, पत्र लिखा ममता बनर्जी को और उसमें कोलकाता कांड का जिक्र करते हुए अपना इस्तीफा टीएमसी सांसद ने सौंप दिया। अब आगे बढ़ेंगे। यूपी के अंबेडकर नगर से विपक्ष पर बरसे हैं योगी। समाजवादी सरकार में माफियाओं का राज है, ऐसा कहना योगी आदित्यनाथ का। कहा कि हमने प्रदेश को माफिया मुक्त बनाया, यूपी में अब गुंडे माफिया भाग रहे हैं। एनकाउंटर पर सियासत को लेकर भी योगी आदित्यनाथ ने बयान दिया। अपराधी कोई भी हो सकता है, अपराधी की कोई जाति नहीं होती। एनकाउंटर होने पर सवाल उठाते हैं। समाजवादी पार्टी नहीं चाहती अपराधियों पर एक्शन। सत्ता विरासत में मिल सकती है लेकिन बुद्धि नहीं, ये बातें योगी आदित्यनाथ ने कही हैं। कानून को ठेंगा दिखाएंगे तो सरकार उनको मिट्टी में मिला देगी। आप देखते होंगे जब उनके किसी एक माफिया शागिर्द को, किसी डकैत को जो पुलिस मुठभेड़ में मारा जाता है, जब मारा जाता है तो इनकी दुखती हुई नस पर जैसे पुलिस ने उंगली रख दी हो तब ये चिल्लाने लगते हैं। हाँ, मुझे बताओ, जो डकैत पुलिस मुठभेड़ में मारा गया, जो मारा गया, अगर वह डकैत जैसे हथियारों का प्रदर्शन करते हुए डकैती डाल रहा है, वहां
ग्राहक भी बैठे हैं, ग्राहकों को खड़ा करके एक तरफ करके अगर गोली मार देता तो क्या उनकी जान को ये समाजवादी पार्टी वापस कर पाती क्या? कर पाती क्या? और वो किसी भी जाति के हो सकते थे। ग्राहक वो यादव भी हो सकता था, दलित भी हो सकता था, किसी भी जाति का हो सकता था, क्योंकि किसी को बेटे की शादी करनी होती है, किसी को कोई विदाई में कोई जेवर देना होता है, उस व्यापारी के साथ सरेआम लूटो डकैती डाल करके करोड़ों रुपए की डकैती डाल दी जाए। अगर डकैत हत्या करके भाग गया और पुलिस के पास सुराग नहीं मिलती तो यही लोग बोलते देखिए साहब अराजकता है। और अगर पुलिस ने पकड़ लिया, कार्रवाई कर दी और फिर मुठभेड़ में, आपसी मुठभेड़ में डकैत मारा जा रहा है तो समाजवादी पार्टी को बुरा लग रहा है, कह रहे साहब ये नहीं होना चाहिए। मेरे सहयोगी वीरेश पांडे इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ सीधे हमारे साथ जुड़ गए हैं। वीरेश, यूपी की राजनीति में अब जो ये वार पलटवार एकदम फ्रंट फुट पर आकर देखने को मिल रहा है, राहुल गांधी हो या फिर अखिलेश यादव हो, वो सवाल उठाते हैं और योगी आदित्यनाथ अंबेडकर नगर से उसका जवाब देते हैं। अपने अंदाज में जवाब देते हैं, कहते हैं कि कानून को अगर किसी ने हाथ में लिया उसका राम नाम सत्य होगा। व्यापारियों के लिए, महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए कोई दर्द नहीं है और जो विरासत है वो पाई जा सकती है, बुद्धि विरासत में नहीं मिलती है। ये कटाक्ष है अखिलेश यादव पर और निशाना है राहुल गांधी पर। और ऐसे में इन दो लड़कों की जोड़ी जो यूपी में गठबंधन की राजनीति करके भारतीय जनता पार्टी को नीचे गिराने और एक तरीके से उसके विजय रथ को रोकने का काम कर रही है, ऐसे में जो उपचुनाव हो रहे हैं, योगी आदित्यनाथ ने कटेहरी में जहां उपचुनाव खुद हो रहे हैं उसी विधानसभा में प्रहार किया है। और प्रहार करने का लक्ष्य यही है क्योंकि अखिलेश यादव और राहुल गांधी ने भी सरकार और योगी आदित्यनाथ को खुद घेरा है इस लिहाज से कि एनकाउंटर हो रहे हैं। इस पर जवाब देते हुए अखिलेश यादव को और राहुल गांधी को कहते हैं योगी आदित्यनाथ कि एक जाति विशेष का नहीं, अपराधियों का एनकाउंटर हो रहा है। हम किसी को देखकर सुनकर एनकाउंटर नहीं करते हैं, लेकिन माफियाओं की खैर नहीं है। ऐसे में संदेश है योगी आदित्यनाथ का इन दोनों लड़कों को यानी राहुल गांधी और अखिलेश यादव को कि वो लोग जो भी कहें, अखिलेश यादव कहें, राहुल गांधी कहें, लेकिन योगी आदित्यनाथ की सरकार अपने बुलडोजर और एनकाउंटर की पॉलिसी से पीछे कतई नहीं हटेगी और नहीं हटेगी, चाहे इसके परिणाम जो भी हो। क्योंकि 22 में बाबा लगातार के बुलडोजर एक्शन को लेकर, एनकाउंटर को लेकर, माफिया अपराधियों को लेकर सवाल उठाते रहे अखिलेश राहुल और इसके बाद अब योगी आदित्यनाथ सीधे रूप से प्रहार करते हुए अंबेडकर नगर से। शुक्रिया आपका वीरेश अपडेट्स पहुंचाने के लिए। आइए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं दिल्ली की। बेखौफ बदमाशों का वीडियो सरेआम हवाई फायरिंग करते हुए सर्कुलेट हो रहा है, शेयर किया जा रहा है। सीमापुर इलाका है, हवाई फायरिंग किया गया। क्लब के बाहर बदमाशों ने गोलियां चलाई। क्लब मालिक को धमकाने के लिए ये फायरिंग की गई है। ये देखिए तस्वीरें आप, किस तरीके से फिल्मी अंदाज में पिस्तौल तान करके धमकी देता हुआ ये शख्स नजर आ रहा है। क्लब के बाहर गोलियां भी चलाई गई हैं, यह भी जानकारी है। 5 सितंबर का मामला बताया जा रहा है। सीसीटीवी फुटेज में हथियार है। सीमापुरी इलाका, एक क्लब और उसके बाहर ये शख्स बंदूक लेके धमकाते हुए दिखाई दे रहा है। बाहर खड़े बाउंसर भी हैं जिसमें महिला भी शामिल है। घुटनों पर बैठने के लिए धमकाता है। महिला बाउंसर को बंधक बनाकर सिर पर पिस्टल रखी जाती है। सभी बाउंसर को पैर के बल बिठाया जाता है। उसके बाद क्लब पर ताबड़तोड़ फायरिंग की गई है। ये देखिए सीमापुरी इलाके से ये तस्वीर सामने आ रही है जहां पे आपको एक शख्स दिखाई दे रहा है, उसके पीछे 2 शख्स दिखाई दे रहे हैं, उनके पास भी हथियार है। वो क्लब के बाहर जो एंट्री पॉइंट पर क्लब के बाहर बाउंसर होते हैं, एंट्री के लिए कर्मी होते हैं, उनको कहते हैं कि घुटनों पर बैठ जाओ। फायरिंग के लिए पूरी पोजीशन लेते हुए और सड़क चलते बाहर क्लब के, देखिए आप, रोड चल रही है, ट्रैफिक चल रहा है, लेकिन फायरिंग करके ये शख्स फरार हो जाता है। 5 तारीख का वीडियो, ये सीसीटीवी फुटेज, और इसमें फायरिंग करने के बाद मौके से ये तीनों, जो कि फिलहाल 3 दिखाई दे रहे हैं लेकिन बताया जा रहा है ये साथियों के साथ आए, इन्होंने सबसे पहले क्लब के बाहर क्लब की एंट्री पर एंट्री करने वाले और बाउंसर्स को घुटने के बल बिठाया, फायरिंग की और चले गए। बताया जा रहा है कि क्लब के मालिक के साथ इनकी कोई अदावत थी, लेकिन हवा में फायर करते, कानून व्यवस्था को ठेंगा दिखाते चंद लोगों की हिम्मत देखिए आप। ये दिल्ली में आते हैं, बंदूक दिखाने वाला पहला ये शख्स,
बाद में 2 और लोगों की एंट्री होगी। अब आप इस फुटेज को और ध्यान से देखेंगे, आपको डार्क साइड में एक शख्स दिखाई देगा, एक लेडी भी है। बाउंसर की टीम होती है क्लब के बाहर, बेसिकली एंट्री करने वाला एक कर्मचारी होता है, उसको भी घुटने पर बिठाते हैं। सड़क चल रही है, गाड़ियां चल रही हैं, सब कुछ वहीं है। और इसी बीच इसी ब्लैक स्वेट शर्ट वाले आदमी का 2 और साथी आएंगे, वो भी जुड़ जाएंगे और बाकायदा धमकी देते हुए ये नजर आ रहे हैं। बैठने के लिए कह रहे हैं कि आप घुटने के बल बैठ जाइए। ये देखिए, ब्लू टी शर्ट में एक और ब्लैक टी शर्ट में एक शख्स, और इनके पास भी गन्स हैं। अंदाजा लगाइए आप कि सड़क चलते जो क्लब चला रहा है शख्स, उसने बाउंसर रखे हैं, सीसीटीवी लगा रखा है, लेकिन बावजूद इसके क्या इतना आसान है 3 लोग हथियार लेकर के आए, हवा में फायर करके चले जाएं? और इस क्लब के भीतर भी 2 लोग जाते दिखाई दे रहे हैं। वरुण जैन हमारे सहयोगी ज्यादा डिटेल के साथ जुड़े हैं। वरुण, ये क्या मामला है और 5 तारीख का मामला है, अभी ये मामला कहां तक पहुंचा, कितनी कार्रवाई हुई? देखिए, इसके अंदर अभी तक एक आरोपी की ही गिरफ्तारी हुई है, लेकिन शुरुआत में पुलिस को ये रंगदारी का मामला लग रहा था, लेकिन अब जब जांच आगे बढ़ी है तो पुलिस के अधिकारियों का ये कहना है कि जो ये बार है इसके अंदर, एक क्लब के अंदर फ्री में एंट्री लेना चाहते थे। हालांकि जो क्लब के मालिक हैं और जो दूसरे लोग हैं, उनका ये कहना है कि फ्री एंट्री को लेकर झगड़ा नहीं हुआ था, इन्होंने ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी थी। तो कहीं ना कहीं अभी पुलिस की जो जांच है वो इनिशियल दौर पर है। पुलिस का ये कहना है कि जो आरोपी गिरफ्तार है वो ये कह रहे हैं कि वो इस क्लब के अंदर फ्री एंट्री लेना चाहते थे, लेकिन ये मामला रंगदारी से भी जुड़ा हो सकता है। उसी एंगल पर पुलिस जांच कर रही है, क्योंकि आप देखिए बदमाशों के हौसले कितने बुलंद है। क्लब के बाहर खड़े हैं, सभी बाउंसर्स को पिस्टल की नोक पर उन्होंने घुटने के बल बैठा दिया, इसके बाद ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। और कौन मानेगा, अच्छे खासे कपड़े में दिखाई दे रहे हैं, बंदूक लेके घूम रहे हैं, 1500 2000 कितनी एंट्री होगी जो ये नहीं दे सकते हैं 3-3 लोग, और उसके चक्कर में बंदूक दिखाएं। ये पूरा मामला 5 तारीख का है और सिर्फ एक शख्स का ये कहना कि एंट्री के लिए इसने हवा में गोलियां चलाई, और 2 लोग तो क्लब के भीतर भी जाते दिखाई दे रहे हैं बंदूक के साथ। देखिए, बिल्कुल यही वजह है कि पुलिस को ये लग रहा है कि जिसकी गिरफ्तारी हुई है वो झूठ बोल रहे हैं। ये लोग यहाँ पर पहुंचे थे रंगदारी की वारदात को अंजाम देने के लिए, रंगदारी मांगने के लिए। वरुण, आप नजर बना के रखिएगा, बिल्कुल इस पूरे मामले में बाकी की डिटेल्स आनी बाकी है, क्योंकि ये कहना कि एंट्री के लिए 3 लोग बंदूक लेके आए और इस तरीके से कानून को हाथ में ले दिल्ली जैसी जगह में, समझ में नहीं आता। लेकिन हाँ, आप जरा फिर से देखिए इस पूरे विजुअल को। आगे बढ़ते हैं। दिल्ली में बेखौफ बदमाशों का वीडियो सरेआम सामने आया है, जहां सरेआम हवाई फायरिंग की गई। सीमापुर इलाके में हवाई फायरिंग का वीडियो, क्लब के बाहर बदमाशों ने गोलियां चला दी, क्लब मालिक को धमकाने के लिए फायरिंग की गई। दरअसल वारदात है 5 सितंबर की। सीसीटीवी में आप देखेंगे, फुटेज आपको दिखाते हैं अभी, उसमें आप देखेंगे कि कैसे हथियारों से लैस 4 बदमाश सीमापुरी इलाके के क्लब में आते हैं और एक बदमाश क्लब के बाहर, जिसमें महिला भी शामिल है, उनको घुटनों पर बैठने के लिए धमकाता है और फिर ये फायरिंग। तो देखा आपने किस तरीके से दिल्ली में फायरिंग से सनसनी फैली और बदमाशों का जो वीडियो है ये वायरल हो रहा है। मेरे सहयोगी वरुण जैन इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। वरुण, तस्वीरें हमने देखी, वीडियो हमने देखी और साफ दिख रहा है कोई डर नहीं, कोई खौफ नहीं इन बदमाशों के अंदर। लेकिन ये कानून का डर आएगा कैसे? अभी तक पकड़ में आए हैं या फिर नहीं? देखिए, बिल्कुल एक आरोपी इसके अंदर जरूर गिरफ्तार हुआ है जो कि लोनी गाजियाबाद का रहने वाला है। 3 अभी भी फरार चल रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से बदमाश बेखौफ हैं, जिस तरीके से वो क्लब के बाहर फायरिंग कर रहे हैं, आपको बता दूं 10 राउंड फायरिंग हुई है। पुलिस को 8 खाली कैटरेज और 2 जो जिंदा कारतूस है वो क्लब के बाहर से बरामद हुए हैं। 2 गोलियां थी वो क्लब के शीशे पर जाकर टकराई है। करीब 4 से 5 बाउंसर क्लब के बाहर भी मौजूद थे। उन्होंने उन सभी को पिस्टल की नोक पर लिया और घुटनों के बल बैठा दिया। तो आप अंदाजा लगाइए कि बदमाश किस कदर बेखौफ थे
थे, पुलिस का उन्हें कोई डर नहीं था। किस मकसद से पहुंचे थे ये अभी साफ नहीं है। जो एक आरोपी गिरफ्तार हुआ उसका कहना है कि वो क्लब के अंदर फ्री एंट्री चाहता था, लेकिन जिस तरीके से ये पूरी वारदात हुई है कहीं ना कहीं ये रंगदारी से जुड़ा मामला है, इसीलिए पुलिस अभी बाकी जो इसके 3 साथी हैं शाहरुख के, उनकी तलाश कर रही है। उनकी गिरफ्तारी के बाद पूरा मामला साफ हो जाएगा। लेकिन लगातार राजधानी दिल्ली के अंदर भी आप देखेंगे रंगदारी के मामले बढ़ रहे हैं। पश्चिमी दिल्ली में कई जो बड़े बिजनेसमैन हैं उनसे भी रंगदारी वसूली की गई है। तो ऐसे में पुलिस को इस बात की पूरी आशंका है, जिस तरीके से बदमाश बेखौफ थे, जिस तरीके से गोलियां चलाई है, ये रंगदारी से जुड़ा मामला हो सकता है और 3 बदमाशों की अभी भी तलाश चल रही है। जी ठीक है वरुण, शुक्रिया आपका अपडेट्स देने के लिए। आइए आपको लेकर चले मुंबई के लालबाग गणपति बप्पा के पंडाल में। लालबाग के राजा का खजाना खुल गया है। यहाँ पहले दिन के दान और चढ़ावे की काउंटिंग हो रही है। नोटों का अंबार नजर आ रहा है। सोने और चांदी की पेटी भी खोली गई है। तो कितना चढ़ावा? गणेश उत्सव के पहले दिन गणपति बप्पा के यहां भक्तों का सैलाब नजर आया और वहां पर भक्तों की भीड़ जो चढ़ावा चढ़ाया उन्होंने, उसकी गिनती यहां पर अब की जा रही है, जिसकी तस्वीर आप देख रहे हैं। लालबाग के राजा के चढ़ावे की गिनती, और देखिए किस तरीके से आपको दूर तक नोट ही नोट यहां पर नजर आएंगे और यही गिनती की जा रही है। भक्तों की श्रद्धा, उनका जो भाव, उसको लेकर वो यहां पर पहुंचे पंडाल में और दर्शन किए, पूजा की और वहां पर ये चढ़ावा गणपति बप्पा को। तो पहले दिन कितना चढ़ावा चढ़ा उसकी गिनती यहाँ पर की जा रही है। और देखिए नोटों की संख्या इतनी, ये देखिए डॉलर्स भी चढ़ाए गए हैं। ना केवल इंडियन रुपी बल्कि डॉलर्स भी लोग यहाँ पर चढ़ाते नजर आए। गहने, सोने चांदी के आभूषण आपको इन तस्वीरों में नजर आएंगे। तो ये लोगों का भाव और भक्ति, गणेश उत्सव के दिन जब पहला दिन होता है तो अक्सर इसी तरीके की तस्वीरें सामने आती हैं मुंबई से। और ये पहला दिन और कितना चढ़ावा चढ़ा है उसकी गिनती यहाँ पर जारी है। लालबाग के राजा का दूसरा दिन है और राजा की पेटी यानी कि दान पेटी खुल चुकी है। मेरे पीछे जो आप तस्वीर देख रहे हैं, यहाँ पर ये पहले दिन की दान पेटी को खोला गया है और यहाँ पर ये चढ़ावा जो आप देख पा रहे हैं, ये उन आम भक्तों की तरफ से चढ़ाया गया है जो बापा के दर्शन के लिए आते हैं। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ना सिर्फ इंडियन करेंसी, आपको दिनार, डॉलर, ऐसे विदेशी करेंसी भी देखने मिलेगी। और सबसे बेहतरीन बात कि इस तरह जो माला होती है, वो माला को बनाकर फूलों की तरह सजाकर इन रुपयों को जो है वो दान किया गया है। तमाम जो लालबाग के राजा के मंडल के लोग हैं वो यहाँ पर इसकी गिनती कर रहे हैं। और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो चढ़ावा है ये आम भक्तों की तरफ से चढ़ाया गया है और इसमें तरह तरह से चीज़ें होती हैं, सोने चांदी भी इसमें शामिल होते हैं। साथ ही जो खत होते हैं, जो बाप्पा तक अपने खत पहुँचाना चाहते हैं, वो खत भी आपको यहाँ पर देखने मिलेंगे। ये एक मैं तस्वीर आपको दिखा रही हूँ, ये हार यहाँ पर बनाया गया है नोटों से और इस हार को जो है लालबाग के राजा को चढ़ाया गया है। ये 50 रुपए का जो हार है वो यहाँ पर बनाया गया है। तो ऐसे छोटे छोटे नोटों को लेकर यहाँ पर जो है हार चढ़ाया गया है। यहाँ पर आपको डॉलर, दिनार, तमाम जो विदेशी करेंसी है वो भी देखने मिलेगी। और ऐसे में जो बैंक के कर्मी हैं उनकी तरफ से यहाँ पर गिनती की जा रही है। ये प्रशांत में आपको दिखाते हैं कि यहाँ पर आपको दिनार दिखाई देगा, आपको डॉलर दिखाई देगा, सोने चांदी की जो भेंट है वो राजा को चढ़ाई जाइए, कुछ खत जो है वो यहाँ पर होते हैं। तो पूरी तरह से जो दान पेटी है लालबाग के राजा की पहले दिन की वो खुल गई है। बीते वर्ष की अगर बात करें तो करोड़ों में जो दान है वो लालबाग के राजा को चढ़ा था। ये महाराष्ट्र बैंक और जीएसआर महानगर बैंक के तमाम कर्मी हैं, इनके पास काउंटिंग मशीन रखी गई है। प्रोफेशनल तरीके से यहाँ पर इस पूरे दान की काउंटिंग होती है। हर साल ये प्रक्रिया यहाँ पर देखने मिलती है। तो बैंक के जो कर्मी हैं वो यहाँ पर काउंटिंग करते नजर आएंगे और दूसरी तरफ जो मंडल के लोग हैं वो जो पेटी खोलकर कैश और तमाम चीज़ें हैं वो इन तक पहुँचाएंगे, जिसके बाद जो काउंटिंग है वो शुरू की जाएगी। ये एक तस्वीर है जहाँ पर पहले दिन ये खोला गया है दान पेटी को। इसके अलावा आने वाले तमाम 10 से 11 दिन इसी तरह से प्रक्रिया चलती रहेगी।
तो लालबाग के राजा का दरबार खजाना जब खुला तो उसमें न केवल इंडियन करेंसी बल्कि विदेशी करेंसी, सोने चांदी के आभूषण, जिसकी जो श्रद्धा हुई सब वहां पर चढ़ाया गया। और जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव पर एक बड़ी खबर आपको बता दें, जम्मू कश्मीर के लिए बीजेपी ने छठी लिस्ट जारी कर दी है। बीजेपी ने 10 उम्मीदवारों का यहां पर ऐलान किया है और करना से इदरिस करनाही उम्मीदवार उतारे गए हैं। हंदवाड़ा की बात करें तो यहां से गुलाम मोहम्मद मीर को टिकट मिला है। तो बीजेपी की छठवीं सूची आई है। बीजेपी ने 10 उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। करनाल से इदरीस करनाही उम्मीदवार हैं। साथ ही 10 लोगों के नाम सामने आए हैं। सोनवारी से अब्दुल रशीद खान, बांदीपोरा से नसीर अहमद लोन को उम्मीदवार बनाया गया है। और हमारे साथ हमारे सहयोगी नीरज जुड़ गए। नीरज, क्या जानकारी मिल रही है और ये जो 10 नाम सामने आए हैं, किन समीकरणों का ख्याल रखा गया इन 10 नामों को चुनने में? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि जम्मू कश्मीर के लिए भारतीय जनता पार्टी ने छठवीं सूची जारी की है। 10 उम्मीदवारों की ये छठवीं सूची है, जिसमें करनाल से इदरीस करनाही, हंदवाड़ा से गुलाम मोहम्मद मीर, सोनावारी से अब्दुल रशीद खान, बांदीपोरा से नसीर अहमद लोन, गुरेज से फकीर मोहम्मद खान, उधमपुर से आरिफ पठानिया, कठुआ से डॉक्टर भरत भूषण, बिश्नाह से राजीव भगत, बाहू से विक्रम रंधावा और मण से सुरिंदर भगत। लेकिन सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात इसमें यह है कि इन 10 सूची में जैसे कि उम्मीद थी कि कविंद्र गुप्ता जो भारतीय जनता पार्टी के बहुत ही सीनियर लीडर हैं, शायद उनको उम्मीद थी कि इस लिस्ट में उनका भी नाम आएगा, लेकिन कविंद्र गुप्ता का छठवीं सूची में भी नाम नहीं है, निर्मल सिंह का नाम नहीं है। तो इससे साफ है कि भारतीय जनता पार्टी ने दोनों सीनियर लीडर्स के लिए कुछ और योजना प्लान की होगी, लेकिन इस बार चुनाव लड़ने से शायद दोनों मरहूम रह जाएंगे। लेकिन 10 उम्मीदवारों की भारतीय जनता पार्टी ने छठवीं सूची जारी कर दी है जी। अभी भी कुछ सीटों पर उम्मीदवार घोषित करना बाकी है। ये भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जम्मू कश्मीर 10 साल बाद चुनाव हो रहा है जम्मू कश्मीर में। भारतीय जनता पार्टी का प्रयास ये है कि वहाँ पे किसी भी तरह से एक बड़ी पार्टी के रूप में उभर कर सामने आ जाए। जी जी, बहुत शुक्रिया आपका नीरज, जानकारी और अपडेट्स को देने के लिए। बड़ी खबर बिहार के बक्सर से आ रही है, जहां पर एक बड़ा ट्रेन हादसा टला है। 2 हिस्सों में डाउन मगध एक्सप्रेस बट गई। रघुनाथपुर टुंडीगंज स्टेशन के बीच हादसा हुआ है। जान माल के नुकसान की खबर नहीं है और मौके पर रेलवे प्रशासन पहुंच गया। तो एक बार फिर से एक हादसा होते होते टला है और बिहार के बक्सर से खबर आ रही है। दिल्ली से पटना ये ट्रेन जा रही थी, जिस बीच बिहार के बक्सर में ये बड़ा हादसा पेश आते हुए टल गया। 2 हिस्सों में डाउन मगध एक्सप्रेस ट्रेन और बताया जा रहा है कि कपलिंग टूटने से ये पूरा हादसा हुआ। अफरा तफरी का माहौल वहां पर बन गया था, लेकिन तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। रघुनाथपुर टुंडीगंज स्टेशन के बीच पूरा हादसा। हालांकि जान माल की कोई क्षति यहां पर नहीं हुई है और लगातार रेल प्रशासन वहां पर पहुंच चुका है और पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटा है। तो लगातार जो रेल हादसों का या फिर कहें कि हादसे होते होते रह जा रहे हैं, ये अच्छी किस्मत है यात्रियों की, लेकिन कुछ न कुछ लगातार हो रहा है, सवाल उठ रहे हैं। अभी कुछ ही 24 घंटे पहले ही जबलपुर में एक तस्वीर बनी थी, जहां पर ट्रेन के डिब्बे पटरी से उतरे थे। तो ये तस्वीर एक बार फिर से बिहार के बक्सर में बनी है। और अब बात बाढ़ बारिश की। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में बारिश के बाद हाल बेहाल है। यहाँ बारिश के बाद सड़कों पर तालाब जैसी स्थिति है। पिछले कई दिनों से यहाँ लोग घरों में कैद होने को मजबूर हैं। तस्वीरें देखिए, सड़कें यहाँ पर तालाब में तब्दील हो चुकी हैं। तालाब जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई है और कई दिनों से यहाँ लगातार बारिश हो रही है, जिसके चलते लोग घरों में कैद हो गए हैं। आवाजाही यहाँ पर बेहद मुश्किल हो गई है। खासा परेशानियों का सामना यहाँ पर लोगों को करना पड़ रहा है। विजयवाड़ा की ये तस्वीर, बारिश के बाद का ये हाल बयां करती है तस्वीरें आपके सामने। तो ये तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं आंध्र प्रदेश की विजयवाड़ा की। आप देखिए किस तरीके से यहाँ पर जो बारिश के बाद बाढ़ की स्थितियां बनी हैं और इन सब के बीच प्रदेश के मुख्यमंत्री भी लगातार जमीनी स्तर पर दौरे कर रहे हैं। लेकिन किस तरीके से आंध्र प्रदेश के शहर शहर में हालात बन गए हैं, क्या बेबसी है। आप देखिए जो पानी की बोतल बांटे जा रहे हैं वो लोग इकट्ठा कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पर बाढ़ के हालात बने हैं, पीने की पानी की सप्लाई बाधित हो चुकी है, बिजली नहीं आ रही है, पूरी तरीके से जो रोजमर्रा का जीवन है वो बाधित हो चुका है। और वही इशारा इस तस्वीर में आप देख रहे हैं कि किस तरीके से लोग परेशान हैं और बेबसी पूरी तरीके से आ चुकी है।